जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे इतिहास के अर्थ एवं उनके उद्देश्य और उनके जानने के क्या-क्या स्रोत थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उससे आगे, और उससे आगे जो होने वाला है इतिहास का को विभाजित करके कितने भागों में अध्ययन किया जाता है, और जो पहला काल आता है वो पाषाण काल आता है। तो इस वीडियो में हम पाषाण काल के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो शामिल हैं। आप किसी KVS टीचिंग परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे वो उसमें यहाँ से आने ही आने हैं, ठीक है। और मेरा यकीन मानिए यहाँ से 100% प्रश्न आएंगे और ऑथेंटिक है, जो भी पढ़ाए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे कि जो हेरोडेट इतिहास के बारे में हम लोग ने बात किया था, इतिहास के उद्देश्य स्रोत के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इतिहास के पिता अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर इतिहास के पिता आपसे पूछ लिया जाए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो हेरोडेटस का कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव जाति का पालना किस देश को कहा जाता है, तो मानव जाति का पालना अगर पूछ लिया जाए आपसे, मानव जाति का पालना, तो अफ्रीका महाद्वीप क्या हो जाएगा, महादेश आपका मानव जाति का पालना कहलाएगा। और जो सभ्यता का पालना अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सभ्यता का पालना किस देश को जानते हैं, एशिया महादेश को सभ्यता का पालना के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे पाषाण काल के बारे में कि पाषाण काल जो है वो इतिहास को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, और उसमें से एक पाषाण काल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास में यहाँ देख लेते हैं कि इतिहास के को क्या करते हैं कि 3 मुख्य भागों में बांटते हैं और फिर उसका सब विभाजन होता है। तो इतिहास में हम देखें तो पहला हम उसको बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक कह सकते हैं या प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। इसको प्राग ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद आर्ध ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद होता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे है कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांटा गया है। पाषाण काल में वो होते हैं, पाषाण काल को अलग अलग कालों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। फिर आगे चल करके पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्यम एवं उच्च, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ, चाहे मानव सभ्यता का विकास जब हुआ तो वो कैसे कैसे आगे बढ़े, मतलब पहले गुफा में रहते थे, फिर उसके बाद घर में, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जैसे जल के उपयोग के लिए पहले तालाब का उपयोग करते थे, फिर उसके बाद कुआं का उपयोग करते थे। धीरे धीरे जो मानव सभ्यता का विकास हो रहा था वो इसी काल में है। पुराने समय में लोग आखेट और संग्रह से भी अपना जीवन यापन करते थे, और उनका जो विकास हुआ धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे पशुपालन, मतलब मध्य पाषाण काल में पशुपालन और नव पाषाण काल में लोग कृषि करने लगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा टाइप है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में 2 सभ्यताओं के मुख्यतः पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता और एक पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो एक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व BC, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये कब से कब से था, 2350 से लेके 1750, ठीक है, ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये दोनों सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें देखेंगे वैदिक सभ्यता में क्या क्या देखेंगे, 4 वेद, उपनिषद, और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जो हमारी प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता थी। उसमें किस प्रकार की सभ्यता, मतलब किस प्रकार से घरों का निर्माण किया जाता था, ग्रेड पद्धति द्वारा, तालाब होते थे, सुसज्जित जो नगरों का विभाजन था वो काफ़ी सुसज्जित तरीके से किया गया था। इन सारी चीज़ों को हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे। अगला है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास अगर की बात करें तो प्राचीन काल जो है हमारा
वो शुरू होता है 600 BC से, ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक, ठीक है, 700 ईस्वी तक ये हमारा क्या होता है, 700 ईस्वी तक होता है। इसको एक सेकंड मिटाते हैं ना, ठीक है। तो और मध्यकाल जो है, सॉरी, जो मध्यकाल है उसका होता है काल 600 से 700 से लेकर के, ठीक है, 700 से लेकर 1700 या 1650 इतना तक होता है। और फिर जो आधुनिक काल है ये होता है 1750 से लेके फिर आगे अभी तक जो 1947 तक जो है ये आधुनिक काल है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग विभाजित करते हैं। प्राचीन काल 600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ठीक है। और मध्यकाल जो हो गया वो 700 ईस्वी से लेकर के 1700 1750 ईस्वी तक, 1750 ईस्वी से लेकर के ये आधुनिक काल आता है, ठीक है, 1650 तक, सॉरी 1650 तक। तो इस टाइप से हम इतिहास को विभाजित करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम पहला बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मतलब, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो और पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर, ठीक है। क्या होता है, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि स्टोन एज, ठीक है। इसमें क्या है, स्टोन एज की बात होगी। मतलब उस समय के मानव अपने अस्त्र शस्त्र या जो भी चीज़ें होती थी वो पत्थर के उपयोग करते थे। किसी भी चीज़ का उपयोग करने के लिए, जैसे कि कुल्हाड़ी के लिए पत्थरों का ही कुल्हाड़ी बनाते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो उस समय जो भी चीज़ होते थे वो पत्थर के होते थे। आज के समय हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के धातुओं के होते थे। उस समय धातु का आविष्कार नहीं हुआ था और जो भी सामान होते थे वो पत्थर के होते थे। जब पत्थरों का इस्तेमाल आमतौर पर शुरुआत हुआ तो मनुष्य की विभिन्न ज़रूरतों के लिए वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था। जैसे होमोजीनस ने भी मनुष्य और उनके पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के साथ पहले, तो ये सब सारी चीज़ें थी। उसके बाद क्या हुआ, पत्थर के साथ साथ लोग हड्डी के औजार भी आगे चल करके बनाने लगे, ठीक है। और इस टाइप से इसको कहा जाता है पाषाण एज। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण एज या स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पाषाण काल में, पाषाण काल को सबसे पहले पाषाण काल किसने कहा, ठीक है। और तो इस पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, तो क्या होगा, 1863 ईस्वी में, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई, ठीक है। पाषाणकालीन सभ्यता की मतलब जैसे उससे पहले भी सभ्यता थी लेकिन खोजी नहीं गई थी। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मिलने वाले धातुओं का जो नामकरण है, ठीक है, धातु के आधार पर नामकरण सबसे पहले किसने किया, क्रिश्चियन थॉमस। मतलब किस प्रकार के धातु मिले तो उसको क्या नाम दिया गया। जैसे मतलब वहाँ पत्थरों के अलग अलग आकार के औजार होते थे, तो उनका सबसे पहले नामकरण किसने किया, क्रिश्चियन थॉमस ने किया। और जो लिखावट के आधार पर नामकरण सबसे पहले किसने किया, जैसे पत्थरों पे कुछ लिखे हुए भी रहते थे, तो वो जॉन ब्रून्स ने किया। किसने किया, जॉन ब्रून्स ने, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल, इसको तो हम जान ही चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं और पाषाण काल के नाम से जानते हैं क्योंकि इस पाषाण उपकरणों की प्रधानता है, ठीक है, पाषाणकालीन उपकरणों की प्रधानता है, इसीलिए हम इसको पत्थर स्टोन एज के नाम से जानते हैं। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंड में बांटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी पाषाणकालीन सभ्यता को 3 काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल पहला, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल। इनको अलग अलग एज में भी डिवाइड किया गया है कि उनका एज भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल का जो एज था वो कब से कब तक था, तो वो पूरा पाषाण काल का जो एज था 20 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का समय काल था। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि पूरा पाषाण काल का एज क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पूरा पाषाण काल का एज ये था। और पूरा पाषाण काल में लोग अक्सर क्या करते थे, मानव जो थे एक शिकारी और आखेटक के रूप में, शिकारी और खाद्य संग्रह, ठीक है, शिकार करते थे या तो अपना खाद्य संग्रह मतलब जंगल से फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, और पानी के लिए किसी तालाब से जाकर के अपना या नदी से अपना भरण पोषण करते थे। उस समय क्या था कि पशुपालन और कृषि संबंधी ज्ञान नहीं था मानव के पास। उस समय कृषि करना नहीं जानते थे, ना कि पशुपालन करना जानते थे। लोग बस शिकार पर डिपेंडेंट थे और खाद्य संग्रह करते थे। और इसी समय जैसे पूछ लिया जाए कि आग का आविष्कार भी इस समय हो चुका था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह उसका समुचित उपयोग करना नहीं जानता था। मतलब आग का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं होता था। मतलब जैसा कि हम जो भी मांस वो खाद्य संग्रह करते थे वो कच्चा ही खा जाते थे, ठीक है। उनको ये पता नहीं था कि आग में पका करके खाना है। बस आग का आविष्कार हो चुका था, तो उनका समुचित उपयोग करना वो नहीं जानते थे। यहाँ पर देखेंगे कि अपनी गतिविधियों के संचालन के दौरान अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रयोग हुआ। जैसे पाषाण कालीन सभ्यता में क्या हुआ, लोग अलग अलग तरीके के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पत्थर के उपकरण बनाने लगे। फिर क्या हुआ कि पाषाण युग के आधार पर इतिहासकारों ने इनको 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण एवं उच्च पाषाण, ठीक है। अब हम देखेंगे निम्न पाषाण में क्या हुआ, मध्य पाषाण में क्या हुआ, उच्च पाषाण में क्या हुआ। तो निम्न पाषाण में हम देखेंगे कि पत्थर का सबसे पहला प्रयोग निम्न पाषाण में हुआ, ठीक है। पत्थर का सबसे पहला प्रयोग निम्न पाषाण में स्टार्ट हो गया, जिसमें होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, जैसे कि आप लोग बात करते होंगे होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस क्या था कि उस समय जो होमो सेपियंस के पूर्वज थे, ठीक है। होमो सेपियंस, जैसे होमो सेपियंस को मानव का पूर्वज माना जाता है, तो मानव से भी जो डिफरेंट टाइप के थे, उससे भी जो पहले के जो मानव थे वो थे होमो हेबिलिस एंड होमो इरेक्टस, ठीक है। वो लोग क्या करते थे कि पत्थर का उपयोग करते थे, कि उनका काल क्या था, निम्न पाषाण काल था, ठीक है। इस युग के लोग खाना बदोश थे, केवल शिकार एवं भोजन संग्रह पर निर्भर रहते थे, ठीक है। अगला हम देखते हैं मध्य पाषाण युग, मध्यपुरा पाषाण युग। मध्यपुरा पाषाण युग में क्या होता था कि प्रारंभिक होमोसेपियंस मध्य पाषाण युग में रहते थे। जो होमोसेपियंस है, ठीक है, होमोसेपियंस किस युग में हुए, पूरा पाषाण युग में, ठीक है। जो आधुनिक भाषा के विकास, ये पूरा पाषाण का टाइप है, ठीक है। और आधुनिक भाषा का विकास, अनुष्ठान तथा मृतकों को व्यवस्थित रूप से दफनाना, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण युग में यह हुआ कि भाषा का विकास हुआ, ठीक है। लोग एक संचार का माध्यम चुने। फिर अनुष्ठानों के साथ मृतकों को दफनाना, मतलब उनके एक परंपरा रहती होगी, जैसे लोग मर जाते हैं तो उनको दफनाना शुरू किया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, अधिक परिष्कृत औजारों के प्रयोग की विशेषता हुई, मतलब अच्छे अच्छे औजार बनाए जाने लगे जो कि उपयोग में आसानी हो, ठीक है, इसका होने लगा। इस युग में विशेष तकनीकों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के औजारों का संचालन हुआ, इसलिए इसे व्यापक रूप से फ्लैग टूल उपयोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फ्लैग टूल उपयोग, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये हो गया मध्यपुरा पाषाण काल। इसमें हम देखेंगे आगे उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण युग में हम देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस ने क्या किया था, 50,000 वर्ष पहले पहली बार उभरा और ब्लेड तथा ब्यूरिन के रूप में नए उपकरण तथा तकनीकों को विकसित की, जो आज ब्लेड देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया 50,000 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, पत्थर के ही होते थे लेकिन काटने के लिए इन्होंने सबसे पहले ब्लेड पत्थर का बनाया। और उच्च पूरा पाषाण संस्कृति उच्च प्लेस्टोसीन काल की फली फूली, जिसे प्रायः प्लेस्टोसीन काल कहा जाता है। प्लेस्टोसीन काल क्या होता है, जो आइस एज कहा जाता है, ठीक है। प्लेस्टोसीन एज को आइस एज, इस समय क्या था कि पूरे पृथ्वी पे क्या था, अधिकांश भाग पे बर्फ जमी हुई थी।
और इस समय क्या हुआ कि उच्च पुरापाषाण काल में लोग मानव क्या हुआ गुफा का संकलन करने लगे। मतलब मानव अब गुफा में आ गए थे। ठीक है, जो गुफा होते थे, बड़े बड़े पहाड़ की गुफा होते थे, उसमें लोग रहने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरापाषाण काल के कुछ उपकरण दिए गए हैं। पुरापाषाण युग में किस प्रकार से पत्थर के औजार बनाते थे, अलग अलग जो स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये नुकीला किसी चीज़ को भोंकने के लिए, ठीक है, छेद करने के लिए। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल के लिए अलग अलग पत्थरों को नुकीला, किसी को तीखा किया जाता था। तो इस टाइप से यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो अक्सर किसमें पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्या कहते हैं सीटेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उनमें से सबसे मुख्य है वो क्या है, भीमबेटका की गुफा। ठीक है, भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे देखेंगे भीमबेटका की गुफा। इसके बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे। जो तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। किस लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रकला या शैल चित्रकला। ठीक है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए। ठीक है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम आगे इसको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि भीमबेटका के गुफा में किस प्रकार के शैल चित्र, मतलब कि पत्थरों पे चित्र बनाए गए थे उकेर उकेर के। ठीक है, तो ये आपको कुछ स्थल हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका किस काल का स्थल है, तो आप बताएंगे कि पुरापाषाण काल। तो ये कभी कभी स्थल का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि किस काल का है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपसे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुरनूल की गुफा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुरनूल की गुफा कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस काल का है ये, पुरापाषाण काल का है। सबसे पहले यहाँ पे क्या, राख के प्रमाण मिले। ठीक है, राख के प्रमाण मिले, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि पुरापाषाण काल में लोग आग का आविष्कार कर चुके थे। मतलब उन समय आग का आविष्कार हो चुका था। सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे हुंसगी। ये प्रीवियस सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है कि हुंसगी जो है वो स्थान कहाँ पे है, कर्नाटक में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के औजारों के लिए। ठीक है, चूना पत्थर, सॉरी, बर्फ के औजार। ठीक है, चूना पत्थर या बर्फ के औजार के लिए यहाँ पे होगा जो आइस के औजार हैं। ठीक है, आइस के औजार या चूना पत्थर के आइस के औजार होंगे। ठीक है, आइस के औजार के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध थे जो हुंसगी है। हुंसगी कहाँ पे, कर्नाटक में है, और ये भी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और स्थल के बारे में, जैसे कि सोहन घाटी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें 3 ही महत्वपूर्ण है, भीमबेटका, कुरनूल की गुफा और हुंसगी जो कर्नाटक में है। सोहन घाटी पाकिस्तान में है, सबसे पुरानी गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं, मानव गतिविधि के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, औजार और शिकार के अवशेष मिले हैं। आदि चनलूर तमिलनाडु में है, मानव के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्थल हैं, ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो भीमबेटका की गुफा है, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, उसके बारे में विशेष प्रकाश डालेंगे हम। इसमें हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी भारत में लगभग सभी शैलाश्रय, जिसमें उच्च पाषाण युग, मध्य पाषाण काल के लोगों के साथ अन्य लोगों के निवास तथा विविध विषयों को मुख्य रूप से पशुओं और मनुष्यों को चित्रित किया गया है। मतलब जो शैल चित्रकला है उसमें क्या किया गया है, मनुष्यों को या ज़्यादातर पशुओं का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, पशुओं का चित्र, मानव और पशुओं दोनों से संबंधित दृश्य को चित्रित किया जाने वाला शैल चित्र बनाया गया है। कहाँ पे, भीमबेटका में, भीमबेटका। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। अब हम आगे देखते हैं कि भीमबेटका की जो गुफा है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ये कहाँ पे है। ये कहाँ पे है, विंध्यन पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, जो भीमबेटका की गुफा है विंध्यन पहाड़ी में स्थित है। यह भारत के शैल चित्रकलाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। भारत के इतिहास में उच्च पाषाण कालीन को लेकर मध्य पाषाण भारत के शैल इतिहास तक पूरा हुआ तथा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
तो जो MPPSC में ये सब पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो रायसेन जिले में, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मानव और पशु के का चित्र बनाया गया, ये क्या है, भीमबेटका का शैल चित्र है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मानव है, ये पशु है, मानव पशु पर बैठा हुआ है। तो इस टाइप के जो भीमबेटका की गुफा के शैल चित्रों का है वो वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, अब यहाँ की इस चित्र की जो विशेषता है उसको हम देखेंगे। तो भीमबेटका के चित्र की क्या विशेषता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला था कि दीवारों के साथ साथ छत पर भी पाया जाता था, मतलब दीवार पे तो बनाया ही जाता था, छत के मतलब जो ऊपर जो छत होता है सीट के ऊपर, उस पर भी ये चित्र बनाया जाता था। कई परतें, प्रत्येक अलग अलग अवधि, उच्च पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के इतिहास इसमें थे। फिर उसका अधिकांश पेंटिंग अलग अलग विषयों और शैलियों के साथ एक दूसरे पर आरोपित होती थी, जो मनुष्यों के कालक्रम के बारे में बताती थी। जो अलग अलग क्षेत्र था वो अलग अलग टाइप का होता था, जो कुछ बताना चाहता था वो अलग अलग कालक्रम को बताता था। ठीक है, कि मतलब जैसे उच्च पुरापाषाण काल में कुछ अलग प्रकार की चित्रकारी थी, मध्य पाषाण काल में पुरापाषाण में कुछ अलग प्रकार की चित्रकारी थी, तो अलग अलग कालक्रम को बताता था जो उनकी चित्रकारी थी। ज़्यादातर सफ़ेद और लाल रंग से बनाया जाता था। जो शैल चित्रकला था वो किससे बनाया जाता था, ज़्यादातर सफ़ेद और लाल रंग से बनाया जाता था, जिसमें पीले, हरे, काले रंग का कम, ये रंग मतलब इस रंग का कम उपयोग किया जाता था, ज़्यादातर सफ़ेद और लाल रंग का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए लाल रंग का हेमेटाइट एवं सफ़ेद चूना पत्थर तथा हरा कैल्सिडेनी से ये बनाया जाता था। तो ये इसके भीमबेटका की गुफा के शैल चित्र की कुछ विशेषता हो गई। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आगे हम बात करेंगे कल, इसमें मैप देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, पहले मैप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तथ्य हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अभी तो आज हम बस पूरा पाषाण काल तक ही रहने देते हैं। कल हम लोग मध्य पाषाण काल और नेक्स्ट क्लास में नव पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैप के द्वारा दर्शाया गया है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको बताया गया था, क्या क्या बताया गया था, भीमबेटका की गुफा। ठीक है, भीमबेटका की गुफा, फिर उसके बाद कुरनूल कैव्स, यहाँ पे भीमबेटका से शैल चित्र मिला था और कुरनूल से क्या मिला था, राख। ठीक है, हुंसगी से क्या मिला था, आइस के औजार, ये सीटेट में पूछ चुका है। फिर उसके बाद और सारी चीज़ें थी जो सोहन की यहाँ पे गुफा थी, सोहन की घाटी। ठीक है, तो इस टाइप से ये 3 महत्वपूर्ण थे, आपको याद रखना है मैप के माध्यम से। और जो यहाँ पे ये भीमबेटका कहाँ पे मध्य प्रदेश में है, कुरनूल कहाँ पे आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, हुंसगी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो ये सारी तीनों जो है वो पूरा पाषाण काल के स्थल और काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को, ठीक है, को लेकर के, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो हम इसको अगले क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।